आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। सुबह के 9 बज गए हैं और ईरान, अमेरिका, गज़ा, लेबनान, सऊदी, हूती, पूरे मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है जिसे अमेरिका और इजराइल ने शुरू की, उसके अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको रूबरू कराना है। शुरुआत करते हैं सैंक्शंस को लेकर के, क्योंकि अब ईरान के जो लोग हैं, ईरान में रहने वाले लोग हैं, उनकी रोटी, कपड़े और मकान पर हमले शुरू कर दिए हैं अमेरिका ने। रोटी कपड़ा आता है और मकान आता है, तीनों चीज़ें आती हैं पैसे से। रोटी से लेकर के मकान तक की जद्दोजहद करता है व्यक्ति पूरे जीवन में। अब ईरान को लेकर बड़े सैंक्शंस लगा रहा है अमेरिका। बेसेंट स्कॉट, जो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस इकोनॉमिक डी डे की बात की थी उसका अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी धंधा करेगा ईरान के साथ या ईरान से तेल खरीदेगा, ईरान की आर्थिक मदद करेगा, हम उस मुल्क पर सैंक्शंस लगाएंगे, हम उस मुल्क की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मुल्क ईरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है उसको हम डी-डॉलराइज कर देंगे। और उन्होंने बताया कि ईरान की करेंसी बहुत कमज़ोर हो गई है। एक ईरानी रियाल $2 मिलियन का हो गया है, यानी $1 पर 20 लाख ईरानी रियाल मिलेंगे। यानी ईरान की करेंसी को अमेरिका ने तोड़ दिया है, बेहद कमज़ोर कर दिया है। उसके बावजूद ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। बेसेंट स्कॉट ने कहा है कि टुडे द यूएस ट्रेजरी हैज़ बिगन ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट एन अनप्रेसिडेंटेड कैंपेन अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी ये एक अनप्रेसिडेंटेड कैंपेन है हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ख़िलाफ़। हम अमेरिका में अब ईरान को मैनेज नहीं करेंगे, ईरान को हम ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। ये ट्रंप की सरकार है और ट्रंप सरकार ईरान को ख़त्म करने की बात कर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि ईरान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, कंप्लीट ग्लोबल आइसोलेशन और अमेरिका से समझौता। यानी पूरे विश्व में ग्लोबली ईरान को अलग थलग कर दिया जाएगा, कोई ₹1 का धंधा नहीं करेगा। अच्छा, पहले तो बता देते हैं, उसके बाद फिर इसका रास्ता भी बताएंगे, क्या ईरान में क्या सोच है और ईरान में क्या हालात हैं। ईरान ने कहा है कि हम लगातार वी विल टाइटन द नोज़ एंड ब्लॉक एवरी पोटेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू दैट फंड्स द IRGC एंड इरानियन रिजीम। वी आर इन्फोर्सिंग अ ज़ीरो लीकेज अप्रोच। यानी एक रुपया या एक डॉलर भी अगर कोई ईरान को फ़ायदा पहुंचा रहा है तो हम उस पर निशाना साधेंगे। कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेज करेंगे, किसी भी तरीके से ₹1 भी ईरान में ना पहुंचने पाए। ईरान से जो भी धंधा करता है किसी भी प्रकार का, हम उन मुल्कों को कहेंगे कि इवन प्राइवेट जो फर्म्स भी अगर धंधा कर रही हैं ईरान के साथ, मुल्क नहीं कर रहा है लेकिन प्राइवेट फर्म्स कर रही हैं, कंपनियां कर रही हैं, तो हम उनकी गिरेबान भी पकड़ेंगे, उनको धरातल पर ले आएंगे। हम ईरान में एक ऐसी चोट देने की कोशिश कर रहे हैं जो चोट उसके आखिरी व्यक्ति को लगे और फिर ईरान मजबूरी में आकर के समझौता करने के लिए उनके पास आए। अच्छा, ये बताइए कि वैसे भी सैंक्शंस लगातार ईरान पर रहे हैं और ईरान ने उन सैंक्शंस के साथ जो भी किया वो किया। और जैसे हमने कहा था कि जिसको भी लगे कि ईरान कमज़ोर मुल्क है, क्योंकि अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, उसके पुल, सड़कें, घर वगैरह, और राजधानी ख़ासकर। आप यूरोप कभी घूम के आए हो तो यूरोप घूमिए और उसके बाद तेहरान जाइए घूमने के लिए। तेहरान जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि तेहरान किसी भी बड़े यूरोपीय शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी टक्कर देता है। वहाँ के लोगों का पहनावा, खान पान भी। सड़कों पर आपको मेक इन ईरान गाड़ियाँ दिखेंगी। आपको ये सब गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी क्योंकि इतने सैंक्शंस हैं, इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है कि लोग को जो आम गाड़ी जो दुनिया भर की आप देखते हैं, चाहे वो होंडा हो, किया हो, जैगवार, फरारी, इंपोर्ट ड्यूटी लग करके वो 5 से 6 गुना हो जाती हैं। तो जो भी गाड़ियाँ आप ईरान में देखेंगे वो मेक इन ईरान गाड़ियाँ हैं।
और फर्राटे से सड़कों पर वो चलती हैं, हम तो उनमें बैठे भी हैं। खैर, आप देखिए ईरान से सबसे ज़्यादा धंधा करता है चाइना। तो चाइना को क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो चाइना पर सैंक्शंस लगा दे, या उसकी हैसियत है, क्योंकि उसने देखा था लगा करके पहले चाइना ने, तो चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए थे। अमेरिका ने लगाए तो उन्होंने भी चाइना ने भी उन पर टैरिफ लगा दिए थे, क्योंकि अब चाइना से हर कोई धंधा करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना की धमक है। तो अगर आप चाइना पर सैंक्शंस लगाएंगे तो चाइना उल्टा आप पर भी सैंक्शंस लगाएगा। अब जो चाइना है उसने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम, अमेरिका ने जो धमकी दी है सैंक्शंस लगाने की, हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। चीन ने कहा है कि वो अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि प्रतिबंध और दबाव बनाने की रणनीति से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने धमकी दी थी कि जो देश भी, जो हमने बताया आपको, ईरान के साथ कारोबार जारी रखेंगे उन्हें भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। बेसेंट ने ऐसे देशों को ग्लोबल पारिया यानी वैश्विक रूप से अलग थलग बनाने की चेतावनी दी है। अब चीन के बयान से लगभग ये साफ है कि अमेरिका की ईरान पर आर्थिक दबाव की जो रणनीति है उसे लेकर चीन पीछे हटने के मूड में नहीं है। और अभी तक चीन ने किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है कि वो ईरान से धंधा करना कम कर देगा, क्योंकि ईरान का सबसे ज़्यादा तेल है वो चीन ख़रीदता है। रशिया से उनके बिजनेस टाइज हैं, उनके ओमान के साथ भी हैं। खैर, आप सोचिए कि जब इतना दबाव बना दिया और उसके बावजूद ईरान समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज मतलब कल ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका ने आसिम मुनीर को भेजा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के। वो अमेरिका का प्रपोज़ल लेकर के गए जिसे ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। अब मतलब ईरान ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, पहले आपने हमें समझौता किया था, समझौता अमेरिका ने तोड़ा, हमला अमेरिका ने किया, हमने समझौता नहीं तोड़ा। समझौते में जाहिर सी बात है कि जो ईरान के ख़िलाफ़ ब्लॉकेड सी ऑफ ओमान में है वो ख़त्म किया जाए। नंबर 2, ईरान में जो नुकसान हुआ है हमले में अमेरिकी, $300 मिलियन वो मुआवजा दिया जाए। ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो हटाए जाएं। लेबनान में पूरी तरीके से युद्ध विराम हो। इन्हीं शर्तों को जब अमेरिका पूरा करेगा तब हम आगे की बातचीत करेंगे। तो बैरंग लौटा दिया आसिम मुनीर को। अब आसिम मुनीर को कुछ बताया होगा। अच्छा, वो कहते हैं अंग्रेज़ी में, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। एक ब्लूमबर्ग की स्टडी है जिसका हम आपको ये चार्ट दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिका में जो तेल का भंडार है वो ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इनफैक्ट अभी जो अमेरिका के पास कच्चे तेल का भंडार है वो काफ़ी नीचे आ गया है, और जानकारी के मुताबिक मौजूदा भंडार करीब 41 दिनों की ज़रूरत के बराबर है, और ये करीब 50 साल के सबसे निचले स्तर पर बताया जा रहा है। चार्ट में 1980 से 2026 तक अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार को डेज ऑफ सप्लाई के तौर पर दिखाया गया है। इसमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी अमेरिका का रणनीतिक तेल भंडार भी शामिल है। सामान्य तौर पर अमेरिका के पास औसत करीब 65 दिन की सप्लाई का भंडार रहता है, जो अब 41 दिन तक रह गया है। ये बहुत कम है। चार्ट के अनुसार 2020 के आसपास भंडार 90 दिनों से ज़्यादा तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद इसमें तेज़ी से गिरावट आई है। तेल की सप्लाई में बड़ी बाधा आने पर यह स्थिति अमेरिका के लिए चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि उसके पास पहले की तुलना में काफ़ी कम बफर बचा हुआ है। पोस्ट में ईरान की चेतावनी भी दी गई है कि वो आगे तेल की सप्लाई पर दबाव डाल सकता है, जिससे अमेरिका और इंटरनेशनल तेल बाज़ार पर असर पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 41 दिन का भंडार का मतलब ये नहीं है कि 41 दिन बाद अमेरिका में तेल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और ये मौजूदा खपत के हिसाब से भंडार कितने दिनों की सप्लाई के बराबर है उसका अनुमान है। ये जो चार्ट हमने आपको दिखाया वो
बोफा ग्लोबल रिसर्च और ब्लूमबर्ग का बताया जा रहा है। यानी अमेरिका के पास खुद चुनौतियां हैं जिनसे निपटना पड़ेगा अमेरिका को, और कमांडर इन चीफ जो अमेरिकी सेना के हैं उन्होंने बयान दिया है कि इरानियंस विल फाइट इवन फॉर 20 जनरेशन and will not allow Iran to be undermined. The enemy should know that Iran is not a testing ground for its adventurism. यानी हमारी 20 पुश्तें लड़ाई करेंगी, हम किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं हैं। ये बात ईरान के कमांडर इन चीफ बोल रहे हैं। तो जो मीटिंग हुई है उसके बारे में प्रोफेसर मिरांडी ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द मीटिंग between Asim Munir and Dr. Kalibaf, Iran's precondition for reopening the strait were discussed। यानी चूँकि कालीबाफ मेन नेगोशिएटर है, मरांडी भी नेगोशिएशंस टीम में है, कि भाई हॉर्मुज़ खोलने की शर्तों पर चर्चा हुई। द पाकिस्तान मीडिएटर वाइल कन्वेइंग द ट्रम्प regime perspective received Iranians' viewpoint on the way forward, the first of which is the US to implement those preconditions. It is likely that Asim Munir will now relate Tehran's stance to Washington। यानी हमने साफ कह दिया है कि पहले जो आपने हमसे वादे किए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए हमसे कह रहे हैं, तो पहले हमारे ऊपर जो ब्लॉकेड लगा रखा है वो ब्लॉकेड ख़त्म कीजिए, $300 मिलियन मुआवजा दीजिए, लेबनान में युद्ध ख़राब करिए, तो आप बात करिए आकर के हमसे। तो जाहिर सी बात है कि अब वो हॉर्मुज़ को लेकर के ईरान समझौता नहीं करेगा। अमेरिका में तेल की सप्लाई का दबाव बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, विश्व भर में मार पड़ रही है। ईरान ने कहा है कि अगर हम पर इस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे तो हम तेल डिपो से लेकर के तेल टर्मिनल्स पर हमला करेंगे जहां से तेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और हम पूरी ग्लोबल चेन जो है तेल की उसको प्रभावित कर देंगे। तो अब देखते हैं कि इस रस्साकस्सी में कौन भारी पड़ता है, क्योंकि इसका असर तो हिंदुस्तान पर भी आएगा और पड़ ही रहा है ऑलरेडी। महंगाई कहीं से कहीं पहुंच गई है। फ़िलहाल द रेड माइक के सुबह और मॉर्निंग अपडेट में इतना ही। आप ज़रूर इस एपिसोड के समझिए, देखिए, और ख़ासकर लोगों को भेजिए कि समझें कि भाई आगे क्या होने वाला है, और अपने फिनेंशियल डिसीजंस इसी अनुसार लीजिए, क्योंकि ईरान ने अमेरिका से समझौते के लिए मना कर दिया है। फिर बम गोला बारूद कभी भी चल जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा है अगर अर्थव्यवस्था पर चोट पहुँचे, और अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुँचेगी तो पूरे विश्व पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका की इकॉनमी पर धीरे धीरे निर्भर हो गई है, उसको बनाया गया है। सबसे कम इम्पैक्ट उन पर होगा जो अमेरिकन इकॉनमी पर कम निर्भर रहते हैं। द रेड माइक पर हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, ज्वाइन बटन क्लिक करके हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और हमारे जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।